हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन रेसोर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से 14th वीडियो लेक्चर्स डिस्कस किया जा चुका है और सभी वीडियो लेक्चर्स छोटे छोटे पार्ट में हैं और हर एक पार्ट में टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है। आप वहाँ से भी 14th वीडियो लेक्चर एक एक करके देख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशंस के हैं, बहुत ही लंबे नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं रिकैप्चुलेट करने जा रहा हूँ और उसको बहुत ही मैं ज़्यादा डिटेलिंग लिखूँगा नहीं, क्योंकि जब पूरी मैं लिखूँगा तब तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और ऑलरेडी लिखा हुआ वीडियो लेक्चर पहले से अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए, क्लास वाइज भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 9th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर अलग हैं, मैथमेटिक्स के अलग हैं, क्लास 10th फिजिक्स के अलग हैं, क्लास 10th मैथ्स के वीडियो लेक्चर अलग हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वीडियो लेक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और बेनिफिट वीडियो लेक्चर्स के ये होते हैं कि आप किसी भी वीडियो लेक्चर को अगर आप एक बार नहीं समझ पाते हैं तो उसको बार बार देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। और उससे पहले अगर हम बात करेंगे मेजरमेंट का, तो ऑलरेडी हमने बता ही दिया। तो उसके पहले मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी का। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट से रिलेटेड लॉर्ड कैल्विन ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और मेजरमेंट के बाद उसके रिजल्ट को अगर आप नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं, इट मीन्स दैट यू नो समथिंग अबाउट दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर ऐसा नहीं है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपकी समझ कम है। तो ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी का, मेजरमेंट का। अब मैं यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज ए क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure the given physical quantity of same nature। अब मैं बात कर रहा हूँ चॉइसेस ऑफ यूनिट का। तो जो भी यूनिट आप सिलेक्ट करते हैं क्या करने के लिए, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, तो द यूनिट सिलेक्टेड बाय यू कह लीजिए या अस कह लीजिए, शुड हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइड, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। बिना किसी डाउट के, कन्फ्यूजन के उस यूनिट को आप डिफाइन कर सकते हैं और जैसा रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि हर जगह मान्य हो, एंड इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट का। हाँ, एक बात उससे पहले हम बात कर ले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूनिट जरूरी है। तो डेफिनेटली बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप यूनिट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी को आप मतलब किस में मेजरमेंट करना चाहते हैं। मीटर में करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, माइक्रोन करना चाहते हैं, पार्सेक में करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यूनिट चेंज हो जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हाँ, एक बात और, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए। एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए। अब देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से क्या मतलब है। अगर हम ये बोले कि इस मार्कर का जो वेट है मान लीजिए 20 ग्राम है, तो 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्राम क्या है, आपका यूनिट है। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका जो वेट है, वेट 10 न्यूटन है, तो इसमें 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन क्या है, आपका यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। पहली पैरामीटर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरी आपकी यूनिट होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू से ये पता चलता है कि यूनिट सेलेक्टेड बाय अस हैज बीन कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स, ये उसका मीनिंग है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो बच्चों, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैकेनिक्स में 3 बेसिक क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास, टाइम, और इनको लेकर के 3 सिस्टम बनाया गया, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस।
FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर मीटर सेकेंड और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेकिन समय के साथ साथ और जब नई डिस्कवरी हुई फिजिकल क्वांटिटीज का, तो ये 3 सिस्टम से काम नहीं चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ने 1960 में एक सिस्टम को एग्जिस्टेंस में लाया और उस सिस्टम का नाम था एसआई सिस्टम। सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और आपका एंगल, सॉलिड एंगल। एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई और उनके यूनिट्स भी होंगे और उन सभी यूनिट के सिंबॉलिक फॉर्म भी होंगे। और 2 आपका कम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी कह लीजिए, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इस टाइप से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि डिराइव क्वांटिटी होती हैं और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कुछ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी भी एग्जिस्टेंस में आया और डिराइव्ड यूनिट भी एग्जिस्टेंस में आया। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंस का भी हो गया। सम प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर स्मॉल मेजरमेंट, बिग मेजरमेंट। बिग मेजरमेंट किलो, हेक्टो, मेगा, गीगा, ये सब बिग मेजरमेंट है। मेगा, मेगा का क्या मीनिंग होगा, 10 का पावर 6 होगा। गीगा का क्या होगा, 10 का पावर 9 होगा। किलो का क्या होगा, 10 का पावर 3 होगा। इसी टाइप से कुछ स्मॉल मेजरमेंट भी थे, जैसे नैनोमीटर। तो नैनो के लिए क्या इस्तेमाल होगा, 10 का पावर -9 होगा। ठीक है। माइक्रोन, माइक्रो के लिए 10 का पावर -6 होगा। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं या जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सम प्रीफिक्सेस यूज फॉर स्मॉल मेजरमेंट, बिग मेजरमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेगा, तो 10 का पावर हम 6 इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 1 पे 6 जीरो है तो उसके जगह पे आप प्रीफिक्स जो इस्तेमाल करेंगे मेगा इस्तेमाल करेंगे। और जब भी प्रीफिक्स आता है तो यूनिट के पहले आता है। नाम ही क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है मतलब यूनिट के पहले आता है। तो उसी टाइप से कुछ स्मॉलर यूनिट की हम बात कर रहे हैं। जैसे स्मॉलर यूनिट आप समझ ही रहे होंगे, जैसे आपका हो गया आपका नैनोमीटर हो गया, आपका माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रम हो गया। बिगर यूनिट्स में जैसे मान लीजिए कि पार्सेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आपका लाइट ईयर है। तो इस टाइप से है। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स का। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग 1 मिलीमीटर से स्मॉलर लेंथ को मेजर करते हैं। इस पे भी डिटेलिंग में वीडियो लेक्चर बना हुआ है। जो भी टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है सभी टॉपिक पे छोटे छोटे पार्ट में डिटेलिंग वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं तो इस वीडियो लेक्चर ब्रीफ कर रहा हूँ, चैप्टर एट ए ग्लिम्स में ले रहा हूँ और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल्स होते हैं और उसके पार्ट्स भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। मेन पार्ट्स और उसके फंक्शन होते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमें इसका थिकनेस मेजरमेंट करना है बाय द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एक्चुअली इस्तेमाल क्या करते हैं कि मेन स्केल इस्तेमाल करते हैं और वर्नियर स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो मेन स्केल, वर्नियर स्केल इस्तेमाल करने से पहले हम लोग डिवाइस में जीरो एरर चेक करते हैं। जैसा कि नाम ही है जीरो एरर, मतलब एरर रिलेटेड टू जीरो। तो जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स का चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है कि फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ को टच कराते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो ये कॉन्साइडिंग है कि नहीं है। अगर कॉन्साइडिंग है तो ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स में एरर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एरर होगा। एरर 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइंग राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल। तो पॉजिटिव जीरो एरर जब बट व्हेन
जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जीरो एरर है, कैसे निकालते हैं, द प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट, नेगेटिव तो माइनस विद इन ब्रैकेट एन माइनस पी इंटू लिस्ट काउंट। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। पी क्या है, कॉन्साइडिंग डिवीजन है, मतलब पीएथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग विथ एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट अगर निकालना है वर्नियर कैलिपर्स का तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। इस तरीके से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। और अगर मान लीजिए हमें अगर रियल रीडिंग चाहिए, एक्चुअल रीडिंग चाहिए, तो हम लोग जीरो एरर जरूर पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर बिना जीरो एरर कैलकुलेट किए अगर आप रीडिंग लेते हैं तो वह ऑब्जर्व रीडिंग होगी, जो कि एक्चुअल रीडिंग से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप सही रीडिंग चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ये जरूरी है कि आप जीरो एरर पहले कैलकुलेट करेंगे। जीरो एरर कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल रीडिंग बराबर MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर विद साइन। ये बात हो गई वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स में एक स्ट्रिप भी होता है, उस स्ट्रिप की सहायता से ये जैसे कैप है, इस कैप की कितनी डेप्थ है वो आप निकाल सकते हैं स्ट्रिप की सहायता से। फिर रीडिंग लेने का तरीका वही है, MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर विद साइन। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर स्क्रू गॉज पर भी डिटेलिंग में वीडियो लेक्चर है, वहाँ से आप बहुत उसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हैं, हर एक लेक्चर पे आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका आपको पता ही है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे प्ले करिए, फिर पॉज करिए, इस टाइप से बना सकते हैं। अगर आप एकदम नए हैं तो हर एक वीडियो का टॉपिक वाइज आप जाइए, उसको ओपन करिए, प्ले करिए, फिर कॉपी पेन के साथ बैठिए, नोट करिए, फिर पॉज करिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब हम बात करें स्क्रू गॉज का। स्क्रू गॉज भी एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। इसमें दो स्केल होंगे, एक होगा आपका मेन स्केल, दूसरा होगा सर्कुलर स्केल या हेड स्केल बोलते हैं। इसमें भी हम जीरो एरर पहले चेक करते हैं। जीरो एरर चेक करने का तरीका ये है कि हम लोग स्टड स्पिंडल को कॉन्साइड कराते हैं। कॉन्साइड करा के ये देखते हैं कि जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल लाइन ऑन द बेस लाइन, या कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जीरो मार्क सर्कुलर स्केल का बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि स्क्रू गॉज का जीरो एरर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जीरो एरर होगा। अब जीरो एरर होगा तो दो टाइप का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, इफ जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइन एबव द बेस लाइन, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल बेस लाइन के बिलो होगा तो पॉजिटिव होगा। इफ जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल लाइन बिलो द बेस लाइन देन पॉजिटिव, इफ जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल लाइन एबव द बेस लाइन नेगेटिव। और तरीका वही है, इफ पॉजिटिव जीरो एरर देन प्लस p इंटू लिस्ट काउंट, नेगेटिव देन माइनस विद इन ब्रैकेट n माइनस p इंटू लिस्ट काउंट। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, p क्या है, कॉन्साइडिंग डिवीजन है, और आपका L.C लिस्ट काउंट है। इसमें एक बात और, पिच आता है, लिस्ट काउंट आता है। देखिए पिच क्या होता है, पिच इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू along its axis when its circular head is rotated one complete rotation। तो ये पिच होता है। जनरली पिच की वैल्यू या तो 1 मिलीमीटर होगी या हाफ मिलीमीटर होगी। मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, दैट विल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्क्रू कॉर्ड। अच्छा, अगर मान लीजिए पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर है तो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन जो होगी 100 होगी। अगर पिच की वैल्यू हाफ मिलीमीटर है तो उस केस में सर्कुलर स्केल पे डिवीजन 50 डिवीजन होगी। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन क्लैरिटी के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। लकीर का फकीर नहीं होना है। मैं जनरली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको डिवाइस में देखना पड़ेगा कि सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन्स हैं, ठीक है, और जो उसमें जो स्पिंडल पे जो थ्रेड बने हुए हैं उस थ्रेड की क्या कंडीशन है, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उस स्क्रू गॉज के बारे में। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा। तो ये बात हो गई। अगर मान लीजिए बिना जीरो एरर को आप दिमाग में रखे आपने निकाल दिया MSR प्लस CSR, तो आप ये आपको ऑब्जर्व रीडिंग हो जाएगा, जो कि रियल रीडिंग से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है।
अगर आपको सही रीडिंग चाहिए तो क्या करेंगे, MSR प्लस CSR माइनस 0 एरर विद साइन कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आता हूँ सिंपल पेंडुलम पे। सिंपल पेंडुलम पर भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर बना हुआ है और उसमें डिटेलिंग में सब बातें बताई गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे टाइम पीरियड जो डिपेंड करती है, तो इफेक्टिव लेंथ पे करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करती है। इफेक्टिव लेंथ पे क्या होगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे करेगी, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। तो ये फैक्टर्स का क्या क्या होंगे, वे फैक्टर्स होंगे एम्पलीट्यूड होगा, मास ऑफ द बॉब होगा, मटेरियल ऑफ द बॉब होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड वाले में ध्यान ये देना है कि एक्सटेंट ऑफ स्विंग ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन शुड नॉट बी टू लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा झूलना नहीं चाहिए। तो ये सब डिटेलिंग था इस वीडियो लेक्चर में जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आप डिटेल में, जैसा कि हमने बिगनिंग में ही बताया था कि हर एक टॉपिक पे सेपरेटली जो है छोटे छोटे शॉर्ट ड्यूरेशंस के वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।